स्कूल नहीं जा रहे, ऐसा ही बना रहता है और पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेते। आए दिन रोडों से या पार्कों से निकलते हैं तो उनको कमेंट करा जाता है, छेड़ा जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आज हम आपके बीच मौजूद हैं। ये मुद्दा बहुत खास है, खास इसलिए है, विशेष इसलिए है क्योंकि बरसों से जिस बात को लेकर हम देश को आगाह करते रहे हैं, आज प्रमाण, साक्ष्य, सबूत चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि हमारी कही हुई बात 100% सच साबित हो रही है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए एक ऐसी जमीन तैयार हो रही है जहां पर न केवल उनकी मान्यता और परंपरा खतरे में है, बल्कि खुद हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। बहुत अतिशयोक्ति सी लगती होगी बहुत सारे लोगों को ये बातें, क्योंकि समाज और सरकार इस मुद्दे पर बात करने से कतराता है। इस मुद्दे को सीधे सीधे कह दिया जाता है कि ये तो सांप्रदायिक सौहार्द के ताने बाने को तोड़ता है, लेकिन जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द के ताने बाने को तोड़ते हैं, उन पर बात करने की हिम्मत चंद लोगों में ही होती है। और आज हम इसीलिए उन तमाम लोगों को साक्षी मानते हुए, उस ईश्वर को साक्षी मानते हुए एक ऐसे मुद्दे को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो ये बता रहा है कि अगर अब भी हिंदुस्तान का हिंदू नहीं जागा तो स्थिति बद से बदतर होने वाली है। सीरिया, कश्मीर, पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान, ये तमाम ऐसे शब्द हैं, ऐसी जगह हैं जिनके मुद्दों के बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर 130 करोड़ आबादी वाले देश की राष्ट्रीय राजधानी के अंदर जो हो रहा है उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। दिल्ली के पाकिस्तान पार्ट 1 आज हम आपके बीच लेकर हाजिर हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते, दिल्ली की संसद से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका मंगोलपुरी, जहां पर एक राम भक्त को सरेआम चाकुओं से गोद कर मार दिया जाता है। दिल्ली के संसद से, दिल्ली के दिल से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा इलाका जहां पर हिंदू तिल तिल करके मर रहा है, जहां पर पलायन और प्रताड़ना आम बात हो चुकी है, जहां पर हिंदू अपने अस्तित्व को तलाश रहा है। आज हम उसी हिंदू की आवाज बनकर आपके बीच हाजिर हैं। ज्यादा नहीं बोलेंगे, सबसे पहले सुनिए उनकी आप बेटी, उन हिंदुओं का दर्द जो ये बता रहा है कि आज इस खास इलाके में रहने वाले हिंदू किस कदर डर के साए में रहते हैं। और अगर हमने उनके साथ अभी साथ नहीं दिया, उनका साथ कदम दर कदम नहीं दिया, तो वो दिन दूर नहीं जब वो अपने अस्तित्व को अपने अंतहीन यात्रा तक पहुंचता हुआ सामने देखेंगे। सबसे पहले सुनिए उनकी आप बीती। चाकू है गले के ऊपर, हाँ, और जो है सारे नीचे नीचे है, और 8 चाकू तो गले में है। क्यों, मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में थाने से लेकर आई हूँ और मैंने उनसे ही पूछा है, मन की साहब मेरे को ये बता दो कौन सी जगह लगा। मैं तो ये सोच रही थी कि एक जगह लगा हुआ है, क्यों मैंने एक जगह देखा था, मैं पहुंच गई थी अस्पताल में, उस टाइम तो ख़त्म था लड़का, तो ये नहीं पता था। लेकिन जब ऐसा सोचते मैंने पूछा सरदार जी से, तो बोलने लगा कि भाई इसके ऊपर वारदात तो गले गले पर हो रही है इसके। और आपसे बात जानना चाहूँगा, इस गली की अगर मैं बात करूं, ज़्यादातर इन्होंने बताया कि इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, अक्सर आपको परेशान किया जाता रहता है, तो ये मकान भी कुछ लोगों ने यहाँ पे बेचे हैं अपने, या कुछ लोग जा भी रहे हैं? डर के मारे, अपने बच्चों के डर के मारे तो बेचेंगे वे, भाई हम अपने बच्चों को थोड़ी मारते रहेंगे ऐसे। ये डर का माहौल मुसलमानों ने बना रखा है। मतलब 4-4, 5-5 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ से भी निकलते हैं। नान की दुकान पे इतनी भीड़ हो जाती है कि हम निकल नहीं पाते, कोई भी सामान लेके जा रहे हैं हमारा हाथ से वो छूट जाता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके का माहौल बना हुआ है यहाँ पे? हाँ, यही बन रहा है माहौल। तो 4-5 दिन से रोज आते चक्कू लेके, त्या 3 दिन से आग लग रहे हैं गलियों में, रोज आते चक्कू लेके, त्या 3 दिन से आग लग रहे हैं। ये मंगोलपुरी की पूरी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से मंगोलपुरी में आए दिन खूनी वारदातें होती हैं, हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्या कहेंगे इसके अंदर? तो यही है जी कि इस समाज को ज़्यादा बढ़ावा मिला हुआ है, और जो दिल्ली की सरकार है इसने भी खुल्लम खुल्ला बढ़ावा दे रखा है, जैसे कि मौलवियों को तनख्वाह देना, ठीक है जी। और किसी हिंदू की हत्या होती है तो उसके घर पे ना तो मुख्यमंत्री जी किसी ट्वीट के द्वारा। कोई संपर्क में था जिसको कभी इस तरीके से मारा गया, हमला किया गया? मेरे साथ ही हुआ था। आपके साथ ही हुआ? हाँ जी। कब की बात है ये? 2018। क्या हुआ था 2018 में आपके साथ? 2018 में एक घर के अंदर हमारी गली में मस्जिद बना रहे थे, तो हमने उसकी कंप्लेन करी थी कि भाई जब आपकी इतनी बड़ी मस्जिद है, जो गली में मस्जिद थी, हाँ,
तो भाई जब आपकी इतनी बड़ी मस्जिद है तो आप वहाँ जाया करो, आप हर गली में मस्जिद बनाओगे तो टारगेट कर रहे हो गली वालों को। तो उन्होंने इस विषय को लेकर हमने एमसीडी में कंप्लेन लगाई थी, तो उनको पता चल गया कि इन लोगों ने कंप्लेन लगाई है, तो उन्होंने 6-7 लोगों ने अकेले को घेर कर पीछे से वार किया था इन्होंने। एक वक्त था मंगोलपुरी में हिंदुओं की आबादी ठीक ठाक थी, लेकिन धीरे धीरे वो वक्त आ गया जब मंगोलपुरी में हिंदुओं की आबादी लगभग ना के बराबर होने लगी, क्योंकि उन्हें डर सताने लगा कि उनके बच्चे कल का दिन देख पाएंगे भी नहीं, कि उनको डर सताने लगा कि उनकी बच्चियां कल पढ़ लिख कर बड़ी हो भी पाएंगी या नहीं, क्योंकि उनके सामने वो खतरा मंडरा रहा था जो उनके बच्चों के ऊपर, उनकी जिंदगी के ऊपर भारी पड़ रहा था। रिंकू शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिंकू शर्मा के माता पिता ने भी कभी ये सोचा नहीं होगा कि 26 साल की उम्र में उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी, और वो भी वो लोग उसकी जान लेंगे जिनकी जान बचाने के लिए उसने अपना रक्त दिया था। खून का बदला खून इस तरह से लिया गया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के पाकिस्तान पार्ट 1 में तो हम मंगोलपुरी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से हम शुरू कर रहे हैं वो सीरीज जहां पर हम आपको एक नहीं बल्कि दिल्ली में ही मौजूद कई ऐसे पाकिस्तान की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर हिंदू घटता जा रहा है, जहां पर हिंदुओं के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, जहां पर हिंदुओं को तिल तिल कर डर के साए में रहना पड़ रहा है, और जहां पर प्रताड़ना और पलायन होने के बावजूद समाज और सरकार की निष्क्रियता कई सवाल खड़े करती है। 4 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ेंगे। हम चंद तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। हम मंगोलपुरी के उन तमाम लोगों की बातें भी आपको सुनाते रहेंगे जो ये बताते हैं कि किस कदर उनके अंदर डर भरा हुआ है, किस कदर वो अपने आराध्य को याद नहीं कर सकते खुलकर, क्योंकि वहां तो जय श्री राम बोलने पर सजाए मौत मिलती है। वहां पर वो खुलकर अपनी मान्यता और परंपरा का निर्वहन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो ऐसा करने पर खुलकर सजाए मौत मिलती है। वहां पर उनकी बच्चियां 9वीं कक्षा के बाद आगे पढ़ नहीं सकती हैं, छोटी उम्र में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वहां तो बच्चियों का घरों से निकलना ही दूभर हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली के इन पाकिस्तान को आखिर कब तक सहेगा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का हिंदू। आइए चंद और बयान आपको सुनाते हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहा है, जो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि मंगोलपुरी हिंदुओं के लिए नर्क से भी बदतर बन चुका है। जरा चंद बयान और सुनाएं। ये जो घटनाएं आती हैं आए दिन, छेड़छाड़ की, बच्चियां स्कूल जाती हैं, क्या इसको लेकर के दिल्ली पुलिस से कोई शिकायत नहीं आप करने जाते हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस की मैं बात करूं तो उन लोगों को सब पता है। कल मेरी गली में, हम इलेक्टेड मेंबर हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, कल मेरी गली में चाकूबाजी हुई। 8-10 की संख्या में लड़के हैं जो वो लोगों ने जाके एक घर में लूट की, उसके बाद में मेरी गली में आकर के गाड़ियों में तोड़ फोड़ की। एक बच्चा वहाँ रास्ते में खड़ा हुआ था, उसको चाकू मार दिया सर में। तो ये क्या हो रहा है? ये सब हम लोग समझ नहीं पा रहे। कोई श्री राम कहने पे लोगों को मारा जा रहा है, तो ये क्या माहौल देश का बना हुआ? क्या पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे इस देश को आप? कुछ लोग कह रहे हैं मंगोलपुरी से इस तरीके की घटनाएं आम हो चली हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। कैसे? कुछ लोग कह रहे हैं मंगोलपुरी में घटनाएं आम हैं, इसका कोई मतलब नहीं। देखिए, घटनाएं ये आम एक कानून व्यवस्था है, वो चरमरा रही है, उसको ठीक करना चाहिए। ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये क्या कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये मंगोलपुरी इस टाइम ऐसा एरिया हो गया है कि यहाँ से हम लोगों ने अपने मकान डीलरों पे लिखवा रखे हैं, क्योंकि हमारे से अब आगे हमारे को अपने बच्चों का भविष्य देखना है। यहाँ पे लाइफ नहीं है रहने लायक, क्योंकि आए दिन इनकी वारदातें होती है, गुंडागर्दी होती है, गलियों में निकलना, 15-20 लड़के बाइकें घेरनी, ये सब कुछ करना, तो यहाँ पे अब रहने लायक नहीं है। और फिर एक हिंदू परिवार को इतने दबा लेते हैं सारे मोमडन, अगर उसके लिए कुछ बोलता ही नहीं तो बंदे उस पर प्रेशर करते हैं, और नहीं मानते हैं तो चाकू से रात के टाइम उसको वारदात हो जाती है। मारा यूँ था क्योंकि उस टाइम मैं और वो हम प्रसाद चढ़ा के आए थे बुद्ध विहार मंदिर से, मंगलवार का दिन था उस दिन, मेरे को जिम जाना था। अब बच्चों में कहा सुनी, चाहे गली से निकल रहे, चाहे उसने बोल दिया कि भाई हटियो, जान दे, यहाँ भीड़ क्यों ले खड़ा है, ऐसी छोटी मोटी बातों से हो जाता है। तो उन्होंने बस यही कहा, उन्होंने मेरे से पूछा था पहले कि भाई तुम्हारा वो कहाँ है, तो मैंने कहा पड़ोस में रहते हैं, इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता कभी भी। मैंने कि यहीं कहीं होगा, क्या हुआ? हाँ, कि जान पहचान के थे, आपसी के थे।
तो मैंने उसको बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मैंने चीकू क्या हुआ इनसे, कह रहा चाचा कुछ नहीं हुआ। मैंने चल ठीक है पर तू ठीक रही हो। मैं जिम चला गया, जिम से जाने से आते ही मेरे को वहाँ से यहाँ से कॉल आ गई कि ऐसा हो गया। तो आया तो मेरे को पता लगा ऐसा हो गया, तो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई थी। हाँ, उसके 36 चाकू मारे थे। 36 चाकू का वार किया गया। हाँ, गले में सबसे ज़्यादा थे। जो मैं, क्योंकि डॉक्टरी रिपोर्ट 3 महीने बाद अब आई है, तो उसमें अब हमें पता लगा कि उसमें 36 चाकू लगे हुए थे उसको। पहले चीकू और अब रिंकू, ये लंबी फहरिस्त है। ये तो चंद दर्द है, चंद बयान है जो आपके सामने आए हैं। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो अपना दर्द डर के मारे सामने नहीं रख रहे, क्योंकि उन्हें अभी वहां रहना है। वो ये डरते हैं कि अगर खुलकर बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आज रात के बाद कल का सुबह वो देख भी पाएंगे या नहीं। यही सवाल है और इसी सवाल पर अब जवाब लेने की बारी आ गई है। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने चर्चित हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रवादी चिंतक मयंक जैन जी भी इस पैनल का हिस्सा है, आपका भी स्वागत। और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ फजील अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं। अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं विनोद जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से रिंकू शर्मा की हत्या की गई, लगातार हम उस मसले को उठा रहे हैं, लेकिन बात यहां पर सिर्फ एक रिंकू की नहीं है। ऐसे कई रिंकू हैं जिनकी जान ली जा चुकी है और कहीं और नहीं, इसी मंगोलपुरी में, संसद से चंद किलोमीटर की दूरी पर यह इलाका जो अब हिंदुओं के लिए नर्क का सबब बन चुका है। आज हम सिर्फ एक हिस्से की बात करेंगे। दिल्ली में तो न जाने कितने पाकिस्तान हैं। विनोद जी, आप ठीक करें, बिल्कुल लाजमी बात यह कि ये एक नहीं है। इसमें आप देखिए कि अंकित सक्सेना गया, अंकित गर्ग गया, और अंकित शर्मा गया, पंकज नारंग गया, ध्रुव त्यागी गया, रविंद्र कुमार गया, रिया गौतम गई, और योगेश कुमार गए, अरविंद सक्सेना गए, हेड कांस्टेबल रतन लाल गए, ये राहुल राजपूत गए, राहुल गए। ऐसी जाने कितनी अनगिनत कहानियां हैं ये दिल्ली की। ये बड़ा, और ये सारे के सारे नाम मैं बता रहा हूं आपको, वो नाम है जो इस्लामिक जिहादियों की मॉब लिंचिंग के शिकार हुए, और इन्होंने आज तक किसी जिहादी ने इनके विरुद्ध कोई एक शब्द भी नहीं बोला। किसी मुसलमान ने भी नहीं बोला जी। किसी मुस्लिम उलेमा, कोई धर्मगुरु, मुझे लगता है ये फजील अहमद साहब से अगर पूछोगे तो इनको भी नहीं पता होगा ये नाम कि इनमें से कोई मरा भी था, क्योंकि ये हिंदू समाज के वो लड़के थे जो कि सीधे थे, सच्चे थे, प्यार करते थे, दूसरों को खून देते थे, दूसरों की मदद करते थे, जय श्री राम का नारा लगाते थे, कुछ धर्म का काम करते थे, कुछ अपने आजीविका कमाते हुए मर गए। आप देखिए कुछ के इसमें से दो बच्चे वो भी हैं जो कि मुस्लिम लड़की को प्यार करते थे। आप देखिए कि ये जो है अनंत कहानियां हैं इसमें। लेकिन प्यार की डेफिनेशन, सहायता की डेफिनेशन, ये समुदाय जानता ही नहीं लगता मेरे को। बड़ा दुख होता है। आप देखिए कि ये तो मैंने वो चंद नाम गिनाए जो कि दिल्ली के दहलीज पर गए। आप मुझे बताइए कि ऐसे अनंत, ऐसे अनगिनत नाम है। अभी जो आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि भाई अभी वो हमारा अभी जो एक अभियान चल रहा है वहां पर अपने इसका मंगोलपुरी के सैनिटाइजेशन का, आप देखिए बजरंग दल के कार्यकर्ता एक एक करके चुन के, और आप समझ लीजिए उसका पुलिस को और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी एजेंसीज को बताएंगे कि आखिरकार ये कहां पर क्या क्या हो रहा है। ये जो पुलिस फोर्सेस हैं, बेसिकली मुझे समझ में नहीं आता कि दिल्ली की इतनी जाबाज पुलिस फोर्स है, दिल्ली की पुलिस के बारे में बहुत दूर दूर तक ख्याति है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा लग रहा है जिसको इस दिल्ली पुलिस को पंगु बनाने की एक बड़ी गहरी साजिश चल रही है। किस कारण से जो है दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो इन इस्लामिक जिहादियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर पा रहे, ये समझ से बाहर है। बिल्कुल, ये बड़ी समस्या है। और मैं इसी पॉइंट को लेकर मैं मयंक जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि मयंक जी आपको याद होगा कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से इस्लामिक आतंकवाद अपनी जड़ गहराता जा रहा है पूरी दुनिया में, तो उस वक्त मुझे याद है कि आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप देखिए कि सबसे बड़ी चीज यह है कि जहां जहां अब हिंदू आबादी घटती है और जैसे जैसे एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ती है, वहां वहां नो गो एरियाज के टैग लग जाते हैं, और वो एरिया ऐसे बन जाते हैं कि वहां पर पुलिस जाने से ठहराती है, डरती है। दिल्ली में भी क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? और अगर देश की राष्ट्रीय राजधानी में कई पाकिस्तान बन रहे हैं,
तो ये हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कितना बड़ा खतरा है? देखिए, जो ऐसे एरियाज होते हैं वहां पर जो हिंदूज के लिए रूल्स अलग होते हैं और जो अल्पसंख्यक समुदाय, अब अल्पसंख्यक नहीं है वहां पर, वो मेजॉरिटी में हो गया, वो 80% हो गया, 90% हो गया, उसके लिए रूल्स अलग होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मकान के 4 मंजिल बना सकते हैं, तो किसी की छत पे मैं गया था हिंदुओं की, तो उसकी छत पे जब मैं खड़ा था तो कुछ दूसरे मकान थे जो 6 मंजिल 7 मंजिल के थे, तो उनके पास ये हाइट का एडवांटेज भी हो जाता है। तो मैंने कहा कि इनकी कैसे बन गई ये 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल, 7 मंजिल तक कैसे चढ़ा लिया इन्होंने? तो उन्होंने बताया कि जो लॉज हैं, ये बिल्डिंग बाय लॉज, ये उस समुदाय पर एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि किसी का माइका लाल का दम नहीं है कि वो वहां चला जाए। और जो हमारी हिंदू संस्थाएं हैं, ये देखिए, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ये पट्टी कर देंगे, है जी, ये दवाई पहुंचा देंगे। जो लार्जेस्ट और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया का, आरएसएस, ये पट्टी तो कर सकता है, लेकिन इसके बस का नहीं है ये लड़ना। अब इनके ऊपर रोजाना अटैक होते हैं। विश्व हिंदू परिषद चंदा इकट्ठा कर रहा है राम मंदिर के लिए, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उनकी रक्षा नहीं कर सकता जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। कितने मर गए चंदा इकट्ठा करने में? तो ये जो है, ये समझना पड़ेगा कि क्या हमने गांधीवादी ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए हैं हिंदू समाज के लिए, या हमारे में कोई दम बचा है, शास्त्र बचा है? नहीं, ऑफेंसिव होने का वक्त है, परचूरन की दुकान खोलनी पड़ेगी। होने का वक्त है। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, हमारे सनातन संस्कृति का आधार परमार्थ भी रहा है। हम दूसरों के प्रति हमेशा से सेवा का भाव रखते हैं, उसके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, प्रेम भले ही हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि इंसानों और जानवरों और इस प्रकृति में रहने वाले कड़-कड़ से प्रेम करना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब कहीं ना कहीं से एक बड़ा अंतर आ गया है? थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। प्रेम की भाषा कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही है। यहाँ तो खून का बदला खून लेकर लिया जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे हिंदू सनातन धर्म में शस्त्र और शास्त्र दोनों की महत्ता है, और हमारे जितने देवी देवता हैं, जितने हमारे आराध्य पृथ्वी पे भी आते हैं, उन्होंने असुरों का संहार किया। तो हमारे यहाँ शस्त्र का भी बहुत महत्व है और शास्त्र का भी है। और सवाल इस बात का, हम ज्ञान की बात उसी से कर सकते हैं जो हमारी बातों को समझता है या जिसके अंदर भावना है। अब इस प्रकार से अंकुर जो रिंकू शर्मा को मारने के लिए जो जिहादी मानसिकता के लोग जा रहे थे, आप ये देखिए कि जिस भीड़ में जा रहे थे, भीड़ इकट्ठी होकर जा रही थी, वो सीधे से था कि वो आईसिस मानसिकता के लोग थे, वो आईसिस मानसिकता वाले, आतंकी सोच वाले थे। और जिस प्रकार से घर में जाके गैस की सिलेंडर खोलने का प्रयास कर रहे थे, जिस प्रकार से उसको मार करके चाकू, जिस हिंदू बच्चे ने उसके परिवार को खून दिया था, उसी को बेरहमी से उसके माँ बाप के सामने मार दिया। और मारने के बाद भी उससे भी उसको मन नहीं भरा, तो जब वो हॉस्पिटल ले जा रहे थे उसके बाद उसको मारा, फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको मारने का पूरा परिवार को मारा। तो कहने का मेरा मतलब ये पूरी तरह से आईसिस जो आतंकी है उस मानसिकता के परिचायक है, और ये एक मानसिकता है। हम तो अभी देखो हरियाणा में जो आपने चलाया भी था अभियान, मेवात की बात कर रहे थे, लेकिन आप देखो दिल्ली में, ये तो मेवात और दिल्ली में पाकिस्तान भरे पड़े हैं, दिल्ली में आईसिस मानसिकता के ये लोग भरे हुए हैं। तो इनको जरूरी है कि निश्चित रूप से इनके खिलाफ कड़े ठोस कानून भी बनाए जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनको लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। अभी बंसल जी ने जो नाम लिया जितने हिंदू युवकों का, आखिर वो सब मारे गए, तो आखिर जब मारे गए तो उस पर यहाँ की प्रशासन ने क्यों नहीं कार्रवाई किया? कहीं ना कहीं देखो लावनी जी, एक बात है कि जहां का मुख्यमंत्री खुद मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा हो तो स्वाभाविक है कि उनका मनोबल बढ़ता है। और उस मुस्लिम तुष्टीकरण में इस तरह के समाज और सरकार दोनों की आईसिस आतंकी सोच वाले लोग पनपते हैं। समाज और सरकार दोनों की निष्क्रियता खतरा पैदा करी है। फजील अहमद साहब, आप हमेशा भाईचारे की बात करते हैं, आप हमेशा कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। यहाँ तो खून देने के बदले खून ले लिया जाता है। सबसे पहले तो मैं रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे बहुत दुख है कि उस परिवार पर एक विपत्ति आई। हम सबको इस समय रिंकू शर्मा के परिवार के प्रति हमदर्दी और सहानुभूति रखना चाहिए। देखिए, एक प्लांटेड स्टोरी जी न्यूज़ ने चलाया जो पूरे हमारे बंसल और स्वामी जी जैसे लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया। दिल्ली पुलिस
मैं मुसलमान फजील कैसे अहमद हुआ? साहब, पहले तो मैं आपको टोक दूं, किसने मेरी- क्या स्टोरी मैं- चलाई, क्या प्लान किया, ये नहीं। सबसे पहले रिंकू शर्मा की जो हकीकत है, उसकी हत्या किस कदर हुई, वो एक्सक्लूसिव हमने दिखाने वाले, दुनिया को, देश को आगाह करने वाले हम थे। सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले प्रमाणों के साथ वो बात रखी, इसलिए आप प्लांटेड स्टोरी तो मत बोलिए, पूरी बात तो साक्ष्य और चल सबूत देख लीजिएगा। बोलिए अब। मुसलमान नहीं, तो आपके पेट में दर्द उस मॉब लिंचिंग, उस आईसिस आतंकी सोच मानसिकता को एक मिनट स्वामी जी, एक मिनट जरा फजील साहब को पूरा कर लेने देते हैं उनकी बात। फजील साहब बोलिए। कहाँ तक उसकी उन सब की निंदा की जानी चाहिए, उन पे कार्रवाई की बात आपको करनी चाहिए। तो आप बताइए, मुस्लिम स्कॉलर होकर के फजील अहमद साहब और इस तरह की बातें कर रहे हैं। फजील अहमद, आप गुरु हो के भी नरसंहार की बात करता है, ऐसे व्यक्ति पर तो मैं जितना तिरस्कार कीजिए कम है। फजील अहमद साहब, लेकिन तिरस्कार उनका भी तो कर दीजिए जिन्होंने लड़के को मार दिया। तिरस्कार उनका भी कर दीजिए जो वहां पर हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, उनकी बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती, मंगलपुरी के हिंदू परिवार अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं, उनका भी तो कम से कम तिरस्कार कर दीजिए। अस्त्र और शस्त्र की बात कर रहे हैं, अगर हर कोई अस्त्र और शस्त्र उठा लेगा तो देश कहाँ जाएगा? तो यहाँ शस्त्र उठा कौन रहा है? यहाँ शस्त्र उठा कौन रहा है? हत्या कर कौन रहा है? पलायन किसको करने पर कौन मजबूर कर रहा है? ये दिखाई नहीं दे रहा आपको? तो देश कहाँ जाएगा? आपको मालूम है? इस बात की चिंता है आपको? अरे कम से कम दो धर्मगुरु है, उसको तो शांति की बात करनी चाहिए। देश की चिंता आप जैसे लोगों को अगर होती तो दिल्ली में ये जो पाकिस्तान बन रहे हैं उसका विरोध आपने किया होता। अगर देश की चिंता आपको होती तो जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, आप सामने आके जो भाईचारे की बात टीवी स्क्रीन पर करते हैं वहां जाके खड़े होते हैं। आप जरा चंद बयान और सुना दीजिए, चंद तस्वीरें और दिखा दीजिए फजील अहमद साहब और उनके जैसे बहुत सारे लोगों को जो सो कॉल्ड स्यूडो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं लेकिन सच को नकारते हैं। मंगोलपुरी एक ऐसा इलाका जहां से लोग अपना घर बार छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं, जहां पर माएं हर रोज डरती हैं कि कल सुबह का सूरज हमारे बच्चे देख पाएंगे या नहीं, जहां की औरतें अपनी बेटियों को घर के बाहर शाम 6 बजे के बाद भेजने से डरती हैं कि मेरी बेटी वापस लौटकर आएगी कि नहीं आएगी। ये हालात है मंगोलपुरी के। कुछ और जरा साक्ष्य और प्रमाण आपके सामने रखते हैं। अच्छे स्कूल नहीं जाते हैं, ये तो इनका एक तरीके से आप इनकी शिक्षा खराब हो रही है। हमारी लड़की जा ही नहीं रही, देख लो, हम इससे कहते पढ़ने के लिए, कहते हाँ बताओ बेटा। डर के मारे जाती भी नहीं हूँ, मैं 10वीं क्लास में हूँ, मैं डर के मारे नहीं जाती, मारे जाती भी नहीं हूँ, मैं 10वीं क्लास में हूँ, मैं डर के मारे नहीं जाती। आपको क्या कोई परेशान करता है? परेशान क्या, गली में ऐसे होता रहता है, ऐसे आसपास में होता रहता है और हमारे साथ खुद ऐसा हो गया, इस वजह से डर लगता है, नहीं जा पाती मैं, इस वजह से डर लगता है, नहीं जा पाती मैं। बहुत डर है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जरा जरा से बच्चे बैठे हमने घर में बिठा रखे हैं, ये कोई हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा और धमकी और देते हैं। बड़े का मीट लेने आते हैं, यहाँ पे लड़के खड़े रहते हैं बहुत सारे, ये जो बड़े के मीट की जो दुकान है, हमारी लड़कियाँ यहाँ से निकल नहीं सकती, बहुत ज़्यादा परेशान हम इनसे। क्या पुलिस आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं करती? कुछ बात नहीं कर रही है, कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। और अभी एक बाबू चाय वाला है, वो भी पकड़ा नहीं गया है। अब हमें नहीं पता भी उन्होंने पैसे लिए क्या लिए। फजील अहमद साहब, सीधे आपके पास आऊंगी, बाकी के 3 मेहमानों के बाद उसके बाद जाऊंगी। आपने सुना ना, एक छोटी बच्ची कह रही है कि 10वीं की छात्रा हूँ, 10वीं की कक्षा बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहीं से कहते हैं कि बच्चे अपने करियर का किस तरह से आगे उन्हें चुनाव करना है, कैसे अपने भविष्य को सुनिश्चित करना है, लेकिन वो बच्ची नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती, आपने सुन लिया। राजनीतिक जो सरकार के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इसलिए पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। कोई एक जगह की बात है, पूरे देश में हम तो सुनते रहते हैं क्या क्या हो रहा है, कोई एक जगह की बात है क्या? ये जो लोग थे ये पॉलिटिकल लोग नहीं है फजील अहमद जी, जो लोगों की बयान, वो बच्ची कोई पॉलिटिकल या पॉलिटिकल बॉडी या कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार विफल है। फजील अहमद साहब, काम में लगी है। फजील अहमद साहब, आप सरकार और पुलिस को और प्रशासन को कोसिए, लेकिन उन लोगों को भी कोसिए जो आपके कौम से आ रहे हैं और जो इन बच्चियों को बाहर नहीं निकलने दे रहे, जो बच्चों को खुलकर सरेआम मार रहे हैं, जरा उनको भी तो अपोज करिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार विफल है। बहुत होती है, खत्म हो चुका है। इनको लगता है कि हम ठीक है। सुन लो मेरी बात को। खराब सरकार विफल है, सरकार किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं है। फजीयत कर ली तुमने, मेरी बात भी सुन लो। फजील अहमद, जरा मेरी बात भी सुन लो। जहां गुंडा अपना काम कर रहा है,
देखिए बात ये है कि बराबर जो है ये इस तरह के जी मंजिल साहब। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये जो फजील अहमद जी को समझना चाहिए कि आखिरकार ये जो जिस तरह से बैठ करके ये जो स्कॉलर मुस्लिम स्कॉलर या तो इनके नाम के नीचे जो स्कॉलर से बताइए और नहीं तो इनको कहिए कि जिहादी अहमद। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें बात ये है कि कानून की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, लेकिन ये जिहादियों की बात नहीं करते। जो अपराधी हैं उनको ये कौम से पुरस्कृत करेंगे ये नहीं बोलेंगे। ये अपराधी हैं, इनको इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो ये नहीं बोलेंगे। अगर जो परेशान है, पीड़ित पक्षकार है, उनकी हालचाल जानने नहीं जाएगा कोई भी। और नहीं उनके समर्थक आखिरकार अरविंद केजरीवाल कर रहे, आखिरकार समर्थन करते हैं, हमला कर रहे हैं। क्या ये चाहते हैं कि जो ये कर रहे हैं अब हिंदू समाज भी खड़ा होकर के वैसे ही करने लग जाए? ये पुलिस और प्रशासन जो है और ये जो ये मिलकर के मुझे लगता है कि हिंदू समाज की सहिष्णुता की परीक्षा ले रहे हैं। लालनी जी जरा फजील साहब की आवाज भी सही करा दीजिए। आपकी शायद फजील साहब आपकी नेटवर्क में कुछ आपकी आवाज बार बार कट रही है। हम दोबारा आपके पास आते हैं। मयंक जान जी देख लीजिए, बीते 20 मिनट से मैं सिर्फ एक ये उम्मीद कर रही थी कि कम से कम जो हत्यारे हैं, जो परेशान कर रहे हैं लोग, जो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक शब्द तो फजील अहमद जी की तरफ से आएगा, लेकिन एक शब्द भी नहीं आया। एक शब्द नहीं आया। फांसी दे दीजिए आप, हम तो कह रहे हैं उसको फांसी दे दीजिए। हम मना कर रहे हैं क्या आपको? जो कानून में प्रावधान, आप उसका घर जाके तोड़ रहे हैं। घर वालों से क्या मतलब भाई? आप वो कानून व्यवस्था है क्या? आप क्राइम करेंगे, आपके बाप को मारा जाएगा क्या? अभी योगी जी का शासन नहीं है दिल्ली के अंदर। जिस दिन हो जाएगा वो घर क्या बिल्डिंग और सबको छूट जाएगा। इन सारे इस्लामिक जिहादियों का भी सबको छूटना चाहिए, सिर्फ घर में छूटना चाहिए, इनका सबको छूटना चाहिए। जो व्यक्ति को तोड़ सकता है, जो हत्या कर सकता है, नरसंस कर सकता है, राम भक्त की हत्या कर सकता है, उसका सबको छूटना चाहिए। फजील अहमद जी शांति से जरा मुझे एक सवाल का बस आप जवाब दे दीजिए। शांति से जरा एक जवाब दे दीजिए। आपको क्या इस बात को स्वीकार करने में तकलीफ क्यों हो रही है कि जहां जहां पर मुस्लिम आबादी, एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ी है, वहां पर हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है? आप अगर बार बार भाईचारे की बात करते हैं तो जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ खुलकर बोलने में परेशानी क्यों है? बोलिए क्या ऐसा हो रहा है? क्या मंगोलपुरी, क्या सीलमपुर, क्या तमाम ऐसी जगह ऐसी नहीं है जहां पर हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, जहां पर उनके बच्चों को ऐसे मारा जा रहा है? 22 नाम तो विनोद जी ने बता दिए, लेकिन ऐसे 102 नाम है सर। 102 ऐसे हिंदुओं के नाम हैं जिनको मार दिया गया। उनके खिलाफ क्या सहानुभूति नहीं है आपके अंदर? ये सरकार किसी की रक्षा नहीं कर सकती। आप सिर्फ सरकार और समाज को कोसेंगे, आप इन लोगों को क्यों नहीं कोस रहे हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है? आपके अंदर हिम्मत क्यों नहीं आ पा रही है ये बोलने की कि मंगोलपुरी में एक विशेष वर्ग की वजह से हिंदू परेशान हो रहा है? देश का धन लूट लिया इन लोगों ने। ये सरकार फेल है आम इंसान को न्याय देने के लिए। मयंक जी, सरकार की कमी है। एक लाइन पकड़ ली गई है, सरकार जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार। मोदी विरोध में देश विरोध, मोदी विरोध में हिंदुओं का विरोध, मोदी विरोध में हिंदुओं का कत्लेआम। ये हालात है। जो ये इनकी आइडियोलॉजी है वो सेल्फ राइटियस है, ये अपने को ठीक मानते हैं बिल्कुल, और ये अपनी आइडियोलॉजी में इनको जो सिखाया गया है उसको ये अच्छी तरह मानते हैं। कि जो हमारा काम है वो हम नहीं मानते, हम गांधीवाद को मानते हैं। तो ये प्रॉब्लम इनकी गलती नहीं है। ये तो जो इनको सिखाया गया है मदरसे के अंदर उस हिसाब से बात कर रहे हैं। ये जिहाद की बात कर रहे हैं और एक जिहादी होने के नाते ये बिल्कुल ईमानदारी से इनके ऊपर उतर रहा है और ये एकदम सही बात कर रहे हैं। ये अपना रिजर्व कर रहे हैं जन्नत में जगह को। तो ये तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं अपने लिहाज से। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे को काली माँ ने क्या सिखाया है, हमारे को दुर्गा माँ ने क्या सिखाया है? हमने नाम तो रख लिया दुर्गा वाहिनी और हमने नाम तो सब ऐसे रख लिए बजरंग दल, लेकिन हम अनुकरण कर रहे हैं क्या उनका? हम जो आतताइयों को डील करने की जो पूरी टेक्नोलॉजी है रामायण और महाभारत में, हम उसको समझते हैं? हम नहीं समझते हैं, क्योंकि हमने गांधीवाद का सिलेबस पूरा कॉपी कर लिया है और महाभारत का उसके ऊपर हमने वो चढ़ा दिया है जिल। तो इसलिए हम गांधी याद भी करते रहते हैं दिन।
तो ये जो नतीजा हो रहा है कि मौतें हो रही हैं, ये गांधीवाद की वजह से हो रही है, क्योंकि आपको कितना हो आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो इसलिए वो आपको और मारेंगे। चक्रपाणी जी, तो इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है? और उदारवादिता, ये जो उत्तर दे रहे हैं उसमें भी कोई सरप्राइज नहीं है। नरमी, जो कोमलता है, जो हमें सिखाई जाती है, क्या वही हम पर भारी पड़ रहा है? उदारवादिता नहीं, क्या तो हमारे पर कोमल भारी हम पड़ रही फूल है? के साथ हो हम ना, ये नहीं कहते, हम हम कोमल प्रेम की फूल बात के साथ हो करेंगे, ना। लेकिन प्रेम तभी तक होगा ना जब प्रेम मिलेगा। जब प्रेम मिलेगा ही नहीं तो फिर प्रेम कैसे दे पाएंगे? क्या तब भी बिल्कुल प्रेम देना लावणी जी, चाहिए? बिल्कुल लावणी जी, देखिए मयंक जैन जी की बात बिल्कुल सही है। हमारे सनातन धर्म में जो भी हमारे यहाँ चित्र है, चाहे माँ काली की, माँ दुर्गा की या भगवान राम की हम जो पूजा करते हैं, तो वो चित्र की नहीं करते बल्कि चरित्र की करते हैं। और वो चरित्र है कि असुरों का संहार करने का काम भगवान श्री राम ने किया, माँ काली ने असुरों का संहार किया, माँ दुर्गा ने असुरों का संहार किया। तो हम चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करते हैं। जब उस चरित्र को हम धारण करेंगे तो स्वाभाविक किसी भी रूप में कोई जिहादी परेशान नहीं कर पाएगा। हमें इस बात को समझना होगा, हम कहीं ना कहीं अपने सिद्धांतों को भूल चुके हैं, अपनी सनातन सिद्धांतों को भूल रहे हैं। तो मयंक जैन जी की बातें बिल्कुल सही है। और आप देखो कि जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता के नाम पे फजील अहमद साहब जो है अभी भी उनकी बचाव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा और मदरसे का ये कमाल है कि देखो अभी भी वो मदरसे वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं और वो आतताइयों का बचाव कर रहे हैं, आईसिस आतंकियों की बचाव कर रहे हैं। और वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बल देने का काम कर रहे हैं ऐसे लोग जो सरकार के आड़ में उसकी कमियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर जहां जहां इन लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती है, हिंदू क्यों मारा जाता है भाई? हिंदू क्यों पलायन होने पे मजबूर हो जाता है? वहां कौन सा चांस है? बेटियों का सम्मान क्यों संकट में पड़ जाता है? और ये हाल पूरे विश्व के उन देशों में है जहां पे इनके देश है, तो आप देखो हर जगह गोली बारूद मार काट चले जा रहा है। तो निश्चित रूप से जिहादी मानसिकता, ये आतंकी मानसिकता, ये आईसिस की मानसिकता को समाप्त करने के लिए माँ काली और माँ दुर्गा और भगवान राम के वास्तविक जो चरित्र है उसको हमें धारण करना होगा, हमें युवाओं को आत्मसात करना होगा। हम ये नहीं कहते, हम पहले हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कहना शुरू कर देते हैं हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द रहे, लेकिन सौहार्द तभी तक रहेगा जब हम जीवित रहेंगे, जब हमारा अस्तित्व रहेगा। जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो फिर सौहार्द कहां से पैदा होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। और सवाल यह भी है कि एक लड़के को एक बार नहीं 36 बार कोचा जाता है, उसे गोपा जाता है। आपने रिंकू शर्मा की बात की, हम रिंकू शर्मा मंगोलपुरी में अभी 26 साल के युवक की हत्या हुई है, लेकिन उसके पहले भी चीकू नाम के एक लड़के की, एक नौजवान बच्चे की, एक नाबालिग बच्चे की मौत हुई है। 36 बार उस पर वार किया गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 36 बार वार किया गया। और उसके बाद परिवार को धमका दिया गया कि अगर आपने ज्यादा एक्शन लेने की कोशिश की तो आपका भी यही अंजाम होगा। यह हम नहीं कह रहे, यह आप बीती वो दर्द है, वो तकलीफ है जो खुद वहां के लोग अब सामने रख रहे हैं, डरे सहमे हुए हैं। जरा सुनिए चंद और लोगों को, उनके दर्द को समझिए कि किस कदर तकलीफ में है मंगोलपुरी के रहने वाले ये हिंदू परिवार, जो ये कहने को मजबूर भी हो रहे हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में पाकिस्तान से भी बदतर हालात हो रहे हैं, इसलिए उन्हें मदद की गुहार है। कुछ और लोगों की आप बीती सुनते हैं। आपने कहा कि कल चाकूबाजी हुई, लूटपाट हुई, ये आए दिन इस तरीके से दबंगों की तरफ से होती है? आए दिन का काम है सर। ये तकरीबन यहाँ पर पूरी मंगोलपुरी के अंदर लगभग महीने में 2 महीने में एक आधा मर्डर होगा, लूट होगी, चाकूबाजी होगी। ये तो एक हम लोगों ने भी ये मान लिया जो रेजिडेंशियल लोग हैं कि हमने अपनी इस चीज़ को अपनी आदत में शुमार कर लिया, यार ये तो होगा, ये तो होता रहेगा, इसकी आदत पड़ चुकी है। 8 साढ़े 8 बजे के बाद घर से बंदा नहीं निकल सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो पुलिस गश्त मारती है, क्योंकि पुलिस इन क्रिमिनलों से इतना इन्वॉल्व है, क्योंकि इनकी मंथनियाँ बंदी हुई है उनसे, ये अपनी सैलरी तो निकालती नहीं उनसे। हत्याकांड में भी जो ताजुद्दीन पकड़ा गया वो भी पुलिस का इन्फॉर्मर था। हाँ, वो एक पुलिस का मुखबर था और वो एक होमगार्ड में है आज भी। वो तरीके के और भी लोग घुसे हुए हैं इस इलाके से, इसी महकमे में। अब पुलिस के तो मुखबर यहाँ पे हर गली में है, हर गली में, क्योंकि उनको मुइना जा रहा है, क्योंकि वो गांजा बिकवा रहे, वो समेक बिकवा रहे, वही सट्टा यहाँ करवा रहे हैं।
जब उनको मंथली जा रही है तो वो जब ये कोई रेड आती है, एसीबी डीसीबी वाले राउंड पे आते हैं, तो वो पहले उनको फ़ोन कर देते हैं अपने कि हम आ रहे हैं, अपने थोड़ा इधर उधर करो। ये सच्चाई है, ये सच्चाई सुनिए, मंगोलपुरी की ये पूरी सच्चाई है। तमाम जो लोग ये इस बात को बता रहे हैं। अगर इसकी जगह कोई हिंदू का लड़का मोमडन लड़के को मार देता, पर ऐसा कभी होता नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो अरविंद केजरीवाल आके 1 करोड़ रुपए का चेक उसे अभी तक दे देता। एक बहुत बड़ी बात बताए कि आपके गलियों से बच्चे स्कूल की तरफ भी नहीं जाते। एक बच्ची ने कहा वो हाई स्कूल में है लेकिन स्कूल नहीं जा पा रही है। डर लगा हुआ है क्योंकि आए दिन रोडों से या पार्कों से निकलते हैं तो उनको कमेंट करा जाता है, छेड़ा जाता है, तो फ़ायदा क्या है। और हम जाते हैं पुलिस आने तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। एक और बात आपने बताया कि गली के बिल्कुल बाहर ही खास करके एक दुकान है, वहाँ पे लगातार मीट और चिकन जो इस तरीके से बिकता है, उसको लेकर के क्या है? बहुत गंद है इधर। सुबह 7 बजे के टाइम यहाँ पे भैंस का मीट उतरता है, कच्चा ब्लड होता है पूरे रोडों पे। हमारे घरों में मेहमान आने बंद हो गए हैं। मेहमान आते हैं तो ये कहते हैं कि इतनी गंदी जगह में हम नहीं आते, यहाँ तो भैंस कटती रहती है, सारे ब्लड होते हैं, कपड़ों में हमारे छींट लगते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो वही उल्टी बातें, तो हर बंदा डरता है। अब ये तो मकानों की अगर हम बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम जो परिवार हैं, और आप बता रहे थे कि आगे भी पहले बहुत लोग रहते थे, जैसे हम जिस मकान पे खड़े हैं आप बता रहे हैं अब ये भी यहाँ नहीं रहते हैं, क्या वजह क्या रही? वजह यही है कि परेशान हो गए मुसलमानों से, बंदे मकान बेच के चले गए यहाँ पे। अब ये किराएदार है, नीचे भी किराएदार, ऊपर भी किराएदार है। यहाँ पे मेरी भी लड़की जैसे कि जाती है पढ़ने, 11वीं क्लास में मेरी लड़की पढ़ रही है, उसको आइंदे जैसे कि छेड़ा जाता है रास्ते में, बोलते हैं आएगी पढ़ने, मेरे से मिलना, मेरे से कॉन्टेक्ट करना, ऐसा रैंकिंग करता है लोग कि मेरी भी लड़की जो है पढ़ने। सारे मुस्लिम लड़के ही परेशान करते हैं। जी ज़्यादा। आपने अपनी बेटी की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन जाके की? हाँ मैंने किया था एक बार, लेकिन कोई रिप्लाई उसका नहीं आया। विनोद बंसल जी, आपके पास आ रही हूँ। हिंदुओं की ये वो अंतहीन यात्रा है जिसका दर्द शुरू होता है जहां से, वहीं पर खत्म भी हो जाता है। उसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मैं इसे अंतहीन यात्रा बोल रही हूँ। बच्चियां पढ़ नहीं सकती हैं। हम कहते हैं ना कि बच्चियों को पढ़ाएंगे तो एक स्वस्थ समाज बनेगा, लेकिन समाज बनेगा कैसे जब बच्चियां घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगी? बंसल साहब, बात यह है कि जब ताजुद्दीन जैसों का ताज पहन करके दिल्ली पुलिस काम करेगी और ऐसे लोगों को अपनी आंख और कान बना करके उनको मुखबिर के रूप में इस्तेमाल करेगी और इस्लामिक जिहादियों के इलाके में घुसने से परहेज करेगी, हिंदुओं की कंप्लेन पर कोई सुनवाई नहीं करेगी और बराबर जो है इस तरह की घटनाओं पर आंख मिचौनी करती रहेगी, तो भैया हिंदुओं का जीना तो दूभर होना ही था। लेकिन अब उन्होंने पंगा लिया है बजरंग दल से। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ लाभली जी, अब बजरंग दल से पंगा लिया है, वो उसका हश्र बहुत बुरा होगा। ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ खुलेआम, ये इस्लामिक जिहादियों को भी और पुलिस प्रशासन को भी। अब वो समय बदल गया, या तो आप सुधर जाओ, बदल जाओ, मतलब बंसल जी अगर समाज के फेवर में कुछ काम करो, अन्यथा तो हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा करना आता है। हम अपनी सुरक्षा के लिए अपना सुरक्षा कवच बनाएंगे और बजरंग दल के कार्यकर्ता इस समय पूरे एरिया में घूम रहे हैं और ये जो जिहादी हैं इनको समझ लेना चाहिए कि अब हम छोड़ने वाले नहीं है किसी को। और हिंदू समाज को हथियार उठाने के लिए उकसाओ मत। हम कानून का पालन करने वाले हैं, हम संविधान में विश्वास रखने वाले हैं, हम शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले हैं, क्योंकि हम इस देश को अपना मानते हैं, इस मातृभूमि को अपना मानते हैं। लेकिन जो जिहादी तत्व इस मातृभूमि के टुकड़े करना चाहता है, इस देश के देशवासियों को छिन्न भिन्न करना चाहता है, उनके लिए या तो अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को जाना पड़ेगा और योगी जी जैसे को लाना पड़ेगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बुरी तरह से जो है ये जिहादियों का आतंक चलता था और हिंदू पलायन को मजबूर था। जब से बुलडोजर चलवाना शुरू किया योगी जी ने, वो सारे के सारे लाइन पर आ गए। आप ऐसा कोई शासक अब दिल्ली में लेना पड़ेगा। अब दिल्ली के लोगों को बिजली पानी के लालच में नहीं रहना। अब दिल्ली के लोगों को लगने लगा है कि वास्तव में सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर जीना है दिल्ली के अंदर तो पाकिस्तान बनाने से रोकना पड़ेगा और जितने मिनी पाकिस्तान बने हैं उनको चिन्हित करना पड़ेगा। एक नहीं विनोद साहब, बहुत सारे मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं और इसीलिए तो आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं। ऐसे लंबी सीरीज है, ऐसी फेहरिस्त लंबी है जहां पर ये परिस्थिति पैदा हो चुकी है। पानी सर से ऊपर जा चुका है। फजील अहमद साहब, पानी सर से ऊपर जा चुका है।
सवाल बार बार मेरा आपसे यही होगा कि ऐसी परिस्थिति बनाई ही क्यों गई? क्यों नहीं आप जैसे लोग जो टीवी डिबेट्स में आकर तो भाईचारे की बात करते हैं, वहां पर जाकर क्यों नहीं लोगों से कहते हैं कि हिंदू परिवारों को परेशान ना किया जाए, उनकी बेटियों के साथ जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हत्या सरेआम कर रहे हैं तो ये गलत है। क्यों नहीं अपोज किया गया? क्यों नहीं कोई एक भी मुस्लिम संगठन आज की तारीख में मंगोलपुरी पहुंचकर रिंकू शर्मा के घर वालों को सांत्वना देता है? क्यों नहीं कोई भी एक मुस्लिम संगठन वहां पर पहुंचकर मंगोलपुरी के रहने वाले हिंदुओं से कहता है कि तुम सुरक्षित हो, हम खड़े हैं? आप तो उन अपराधियों के लिए एक ह्यूमन शील्ड बन गए, सेफ्टी शील्ड बन रहे, तब से आप उन्हीं के लिए, उनको बचाने के लिए, उन्होंने जो किया उनको कहीं ना कहीं से छुपाने के लिए तर्क नहीं कुतर्क कर रहे हैं। ये सच्चाई स्वीकार लीजिए। फजील अहमद, देखिए, जब बंसल साहब बोल रहे थे, हम तो लास्ट में बात तो आती है पुलिस पे ही ना। यदि पुलिस अच्छी होती तो कोई कितना भी अपराधी रहे, कानून से बड़ा अपराधी जिहादियों पे भी तो बोल लो कुछ। दो शब्द बोल दो। अभी 1 घंटे में ठीक कर दूंगा सबको ठीक कर दूंगा। किसी को अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संविधान से देश चलेगा। अरे आपकी सरकार है, आप लोग की हैसियत नहीं कि आप लोग को तरीका नहीं पता कि जिस दिन डंडे मारना शुरू करेंगे ना, उस दिन आप ही चिल्लाओगे। जब डंडे पड़ने लग जाते हैं तो आप ही चिल्लाते हो, ये तो गलत हो गया, संविधान का पालन नहीं किया। फजील अहमद जी, सरकार और प्रशासन को कोस रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि बताइए ना कोई एक मुस्लिम संगठन जो पहुंचा हो रिंकू शर्मा के परिवार से मिलने के लिए। रिंकू शर्मा या मंगोलपुरी के हिंदू परिवारों से मिलने के लिए उनके अंदर जो डर है उसे दूर करने के लिए बताइए ना किसी एक मुस्लिम संगठन का नाम। किसी ने संगठन ने नहीं किया रिंकू शर्मा के परिवार के अभी तक। आप बात कर रहे, 1 रुपए की मदद बंसल जी गए थे क्या उनके यहाँ? 1 रुपए की मदद उस परिवार थोड़ा सा जाग जाइए, थोड़ा सा जागिए कि आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है। जाग जाइए, सिर्फ एक तरफा चश्मे से मत देखिए, सिर्फ एक तरफा चश्मे से मत देखिए। आपकी अनभिज्ञता ही ये बता रही है कि आपकी सोच कहां पर जाकर टिकती है। आपकी अनभिज्ञता, आपका अनजानापन ये बता रहा है कि आप कहां तक पहुंचे हैं और वहां से कहां पहुंचेंगे। मयंक जैन जी, तो रात को 1 करोड़ रुपए 10 करोड़ दे दीजिए, देना चाहिए ना आप। मयंक जैन जी, चाहिए उसको 1 रुपए। देश खुलकर आर्थिक मदद दे रहा है, देश खुलकर आर्थिक मदद दे रहा है, लेकिन आपसे तो एक सांत्वना का शब्द भी नहीं निकला। छोड़ दीजिए फजील साहब। आप मयंक जी, देखिए, जब राम जन्मभूमि मूवमेंट 80s में था तब कांग्रेस की सरकारें थी। उस वक्त जो भी कार्यक्रम होते थे राम जन्मभूमि से संबंधित, तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सामने हिम्मत नहीं थी किसी की बोलने की। वो सब लुप्त हो गया। ये कारण है कि आज, और देखिए, सेल्फ डिफेंस तो कानूनी है, वो गैर कानूनी नहीं है। कोई हम पर आक्रमण करे तो हम उसका जवाब दे सकते हैं, वो कानून हमको इजाजत देता है। तो बजरंग दल या जो अन्य संस्थान है संघ के, वो क्यों नहीं सेल्फ डिफेंस करते हिंदुओं का? और क्या वेट करेंगे कि भाई कितनी मौतों के बाद वेट करेंगे कि बजरंग दल अब एक्शन लेगा? पुलिस अगर कुछ नहीं कर रही है तो जो हिंदू संगठन है वो सेल्फ डिफेंस नहीं करेंगे हिंदू समाज का। और अगर नहीं कर सकते सेल्फ डिफेंस तो अपने कार्यक्रम बंद करें, हिंदुओं को मरने ना दे इस तरह से। तो दोनों में से एक चीज करें, ये मेरी गुजारिश है। बजरंग दल काम करेगा क्या? ISI के पैटर्न पे बजरंग दल काम करेगा? सीरिया बनाना चाहते हैं इस देश को। सीरिया किसने बनाया है? वजीर साहब, बजरंग दल ISI के पैटर्न पे काम नहीं करेगा, लेकिन आपके लोग जो जिहादी हैं, जो मंगोलपुर में रिंकू शर्मा के घर में घुस के उसकी जान ले लेते हैं, जो चीकू नाम के बच्चे की जान ले लेते हैं, वो किस संगठन से आते हैं? फिर उनकी सोच क्या कहती है? जो हिंदू अपना घर छोड़ने के लिए जिनकी वजह से हो रहे हैं, वो तालिबानी सोच किसकी है? उस पर भी बोलिए ना, उस पर भी बोल दीजिए कुछ। भारत की एकता अखंडता के लिए हम लोग स्वीकार करिए ना, एक तो अखंडता की जिम्मेदारी और उसकी झंडा बरदारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू खड़े हुए हैं। एक तो अखंडता की झंडा बरदारी सिर्फ हिंदू करेंगे, और आप यहाँ पर जितने भी संसाधन है, जितनी सहूलियतें हैं अल्पसंख्यकों के नाम पर, उसका फायदा आप उठाते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े चेहरे कह चुके हैं ना कि यहाँ के संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, और यहाँ पर हिंदू बचाओ अल्पसंख्यक 8 राज्यों में हो गया,
उसे वो सहूलियत नहीं है। वो मरेगा भी, वो गालियां भी खाएगा, वो तमाम तरीके की प्रताड़ना भी झेलेगा और उसके बाद उसी पर सवाल खड़ा कर देंगे। चक्रपाणी महाराज जी, ये सच्चाई है, यही सच्चाई है। लावनी जी देखिए, बड़ी सीधी बात है कि अब हिंदुओं को, सनातनियों को, सरकार को, जैसे केजरीवाल जैसे सरकार को या थाने को, जैसे अभी मैंने सुना कि एक बाप ने अपने बेटी के लिए शिकायत दिया और उसपे कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो अंतर्गत वाला लड़की को घर पे बैठा दिया। अब उसके भरोसे नहीं रहना होगा, अब अपनी आत्मरक्षा के संकल्प लेने होंगे। किसी सरकार और संगठन पे भरोसा ना करके हर हिंदू को, हर सनातनी को अपनी आत्मरक्षा का संकल्प लेना होगा, अपने बहू बेटियों की रक्षा का खुद संकल्प लेना होगा और अपने परिवार, अपने मोहल्ले का संरक्षण का संकल्प लेना होगा। एकजुट होकर के इस तरह के जिहादी मानसिकता वाले लोग, आईसिस मानसिकता वाले लोग को डट के मुकाबला करना पड़ेगा निश्चित रूप से। नहीं तो ये जिस प्रकार से झुंड में आते हैं और आ करके और इकलौता एक जिसने खून दिया रिंकू शर्मा ने, उसकी खून और हत्या करने का दुस्साहस कर दिया, निश्चित रूप से इससे बड़ा नीचता काम कुछ नहीं हो सकता। और उसके बावजूद भी फजील अहमद जैसे जो उनके समुदाय के विद्वान व्यक्ति कहले जाते हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी बैठ करके उनकी निंदा नहीं कर रहे, उनको सजा की बात नहीं कर रहे। सर यही तो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर हिंदुओं में एकजुटता भी नहीं दिखाई देती है, इसीलिए यहाँ पर हिंदुओं में एकजुटता भी नहीं दिखाई देती। यहाँ पर ये जो विभाजन है, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म हमारे बीच आ गया है हिंदुओं के बीच में, वो परंपरा, संस्कृति, धर्म सबकी बात तो करेंगे, लेकिन उसमें इंटेलेक्चुअलिज्म जोड़कर कहीं ना कहीं से फिर सांप्रदायिक सौहार्द और तमाम तरीके की लोकतंत्र की मजबूती की बात करेंगे। लेकिन मजबूती की जड़ को कौन धीरे धीरे काट रहा है, इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। हर किसी का अपना एक एजेंडा है, लेकिन सच किसी को नहीं दिखता। सच का आईना देखने की जरूरत है। चंद और दर्द सुन लेते हैं, सुनिए कि किस तरीके से खौफ के साए में मंगोलपुरी का परिवार रह रहा है। हम केवल एक रिंकू शर्मा के परिवार की बात नहीं कर रहे, बल्कि वहां जो अब चंद बचे हिंदू परिवार हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं, जिन्हें डर सता रहा है कि अगली सुबह वो देख पाएंगे भी कि नहीं, उनका परिवार बचेगा भी कि नहीं। वो मजबूर है अपना घर छोड़ने को और उनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। जरा दर्द सुनते हैं। कल आपके गली में भी चाकूबाजी हुई है, क्या वजह थी? जी सर, मैं छुट्टी करके अपने घर से वो फैक्ट्री से घर गया था, उतने में मेरी मम्मी ने बोला परले वाले घर पे जाकर रोटी खा के सो जाओ। मैं परले वाले घर की तरफ बढ़ा ही था, 4-5 कदम बढ़ाए थे, मैंने तो अपने भाई को देखा सामने उसके सर में चाकू मार रखे थे। फिर उसके बाद मैं अपने घर की तरफ आया, वो हमारी गली में गाड़ियाँ गिराते हुए घर चले गए। जी, मुसलमानों के लड़के थे, आधे से ज़्यादा ने अपने मुंह पे मास्क बांध रखे थे। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरे भाई के सर में से जो खून निकल रहा था उसको मेरे से देखा नहीं गया। तो सुनती नहीं है, जितने मर्जी चले जाओ, वो कहेगी उधर जाओ, वो कहेगी उधर जाओ, रिपोर्ट भी नहीं लिखते, कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं होती, मंगोलपुरी में तो होती नहीं है, कोई सुनाई नहीं होती भाभी। आजकल के क्राइम इतना बढ़ रहा है बाबूजी, बच्चे डरते हैं, कोई नहीं जाता स्कूल में। कुछ लोग यहाँ से मकान भी छोड़ गए। हाँ जी, मकान छोड़ के जा रहे हैं। कौन छोड़ के गया, कितने लोग गए होंगे आपके जानने में? एक मेरी बहन का लड़का भी गया। हाँ, 4-5 घर गए खाली करके, यहाँ से कई घर जा रहे हैं। अच्छा। खाली करके। हाँ, यही डर की वजह से लोग। बिल्कुल, तो ये जो पूरी घटना है हमने बताया, ये दरअसल आई ब्लॉक की कहानी है कि किस तरीके से लगातार जो बचे हुए यहाँ पे हिंदू समुदाय के लोग हैं वो अपने जद्दोजहद की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे, और आए दिन इस तरीके की जो वारदात है वो यहाँ पे आम हो चली है। रिंकू हत्याकांड के बाद से पूरे देश में गुस्से का माहौल है, लेकिन इसी मंगोलपुरी के अंदर और भी हिंदुओं की जो हत्याएं हुई हैं वो अनसुनी कहानियां बन करके रह गई हैं। लेकिन आज हम आपको वो रिपोर्ट दिखा रहे थे कि दरअसल ये जो वजह है हत्याओं की, ये वजह क्या होती हैं, और ये पूरा डर जो है वो बना हुआ है यहाँ के रहने वाले हिंदुओं के अंदर। इनका ये भी कहना है कि रात में 8 बजे के बाद ये गलियों के बाहर नहीं निकलते हैं। महिलाओं ने ये कहा कि वो यहाँ पे असुरक्षित महसूस कर रही हैं, और बच्चियों ने ये कहा कि वो स्कूल जाने से डरती हैं। दरअसल ये देश की राजधानी दिल्ली की कहानी है, ये सीरिया की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान की कहानी नहीं है। कैमरामैन कमल के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। डर का माहौल इसी तरीके से ऐसा ही बना रहता है,
ऐसे ही बना रहता है और पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेते। उनसे बोलते हैं कि क्या नाम है कॉल डिटेल निकलवा के दो, तो वो बोलते हैं कि आपको ऐसा किसने सिखा के भेजा है। अभी हमारा फोन दोनों के पास ही है, फोन भी नहीं दे रहे अभी, कॉल डिटेल भी निकाल के नहीं दिए अभी हमें। जो महिलाएं हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ये पूरी घटना हुई इस गली के अंदर, और मंगोलपुरी की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दरअसल ये दिल्ली की ही तस्वीर है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मंगोलपुरी में लगातार जो वारदातें होती हैं, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, खास करके अगर हम हिंदुओं की बात करें, उन हिंदू परिवारों को टारगेट किया जाता है। ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और पुलिस इसमें जो है सबसे बड़ा रोल, तमाम लोग यहाँ महिलाएं जो है बता रही है, पुलिस बिल्कुल जो है सुनवाई नहीं करती है। और जब भी वो कंप्लेंट लेकर के पुलिस के पास जाते हैं उन्हें सीधे तौर पे मना किया जाता है। आखिरी कमेंट आपके साथ लेना चाहूंगी। ये वो इलाका है जहां का दर्द आपने सुना। आपको जानकर ये हैरानी होगी, हमारे चारों पैनलिस्ट, हमारे दर्शकों को जानकर हैरानी होगी कि जब ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा वहां पहुंचकर ये रिपोर्ट कर रहे थे, तो ऑफ कैमरा वहां के कुछ हिंदू परिवारों ने कहा कि भाई साहब आप जल्दी से जल्दी यहां से चले जाइए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं अभी अगर शाम ज्यादा हो जाएगी तो ये लोग आपको यहां से जाने भी नहीं देंगे। लेकिन गौरव मिश्रा ने, हमारे पत्रकार ने वहां निर्भीकता दिखाई। हम डरते नहीं, हम सच का साथ देते हैं और सच हमने सामने रखा है। निर्भीकता और निडर के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम की संकल्पना लेकर हम ये सच सामने रखते हैं और आगे भी रखते आएंगे। विनोद जी, लड़ाई अंतहीन होने वाली है या कुछ अंत नजर आ रहा है? जी, इसका अंत होगा, निश्चित रूप से होगा। जब गौरव मिश्रा जैसे वरिष्ठ स्वतंत्र जुझारू पत्रकार होंगे, आपकी जैसी पत्रकार बहन होगी, सुदर्शन जैसा चैनल होगा और बजरंग दल जैसा संगठन होगा, तो मैं कहता हूं इससे ये ऐसी कहानियों का अंत तो होना है। हमने कल अल्टीमेटम दिया है लाभनी जी, आपको याद है, मंच पर हजारों लोगों के बीच में माननीय हमारे जो माननीय कार्याध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी ने एक सीधा अल्टीमेटम दिया है दिल्ली पुलिस को कि 3 दिन के अंदर जो शेष बचे अपराधियों को, जिहादियों को अविलंब गिरफ्तार करो, जिसमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जो सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं जी। और दूसरी बात ये कि 30 दिन के अंदर चालान पेश करो कोर्ट के अंदर और 60 दिन के अंदर उनको वो फांसी पर लटकाओ। तो जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जल्द से जल्द दिल्ली के इन पाकिस्तान के खिलाफ भी, जहां पर स्थितियां बद से बदतर हो रही है, उसके लिए भी कुछ सोचकर समझकर बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना होगा कि जब जब हिंदू घटा है तब तब देश बटा है। सजग और जागरूक होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें समय देने के लिए। आज की इस विशेष चर्चा में बस इतना ही। जय हिंद। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ऐसे ही बना रहता है और पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेते। आए दिन रोडों से या पार्कों से निकलते हैं तो उनको कमेंट करा जाता है, छेड़ा जाता है।